आज मैं एक पुस्तक समीक्षा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये पुस्तक है संपूर्ण हिंदी व्याकरण और रचना। मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर सामान्य हिंदी की तैयारी कैसे करें सिविल सेवा परीक्षा के लिए। तो ये सोचते हुए मैं आज इस पुस्तक की समीक्षा कर रहा हूँ कि सामान्य हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको किस तरीके से अध्ययन करना चाहिए और इस पुस्तक से आपको क्या क्या मदद मिल सकती है। ये सामान्य हिंदी के अध्ययन के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो आइए हम लोग समीक्षा करते हैं। पुस्तक का नाम है संपूर्ण हिंदी व्याकरण और रचना। लेखक हैं डॉक्टर अरविंद कुमार और इसके प्रकाशक हैं ल्यूसेंट प्रकाशन, न्यू बाईपास रोड, पटना, बिहार। पुस्तक का मूल्य रखा गया है 150 रुपये। कोई बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है, तो 150 रुपये की ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। आइए देखते हैं कि इस पुस्तक में क्या है और क्या इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इस पुस्तक में 3 खंड दिए हुए हैं। पूरी की पूरी विषय सूची को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला जो खंड है उसमें व्याकरण खंड है। व्याकरण खंड का तात्पर्य है भाषा की व्याख्या। भाषा की व्याख्या का मतलब भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं, कौन से शब्द हैं, कौन से वाक्य हैं, किस तरीके से उनकी रचना होती है और उनसे संबंधित जो और विभिन्न चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया है, जिसमें हम आगे बात करेंगे। दूसरा खंड रचना खंड है। रचना खंड में खास तौर से लेखन कला का विकास कैसे होता है, कैसे निबंध लिखा जाता है, कैसे अनुच्छेद लिखा जाता है, कैसे रिपोर्ट लिखी जाती है, इन तमाम विषयों पर, तमाम चीज़ों पर व्याख्या की गई है। तीसरा जो खंड है वो साहित्य खंड है। साहित्य खंड में जो सृजनात्मक गुण होती हैं उनको शामिल किया गया है, जिसमें जो कलात्मक गुण होते हैं और जो भावात्मक गुण होते हैं, दोनों प्रकार के गुणों को शामिल किया गया है। खासतौर से रस, छंद, अलंकार और उससे संबंधित और बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी संक्षेप रूप में दिया गया है। तो अब आइए देखते हैं कि इस पुस्तक की क्या खास विशेषताएं हैं। तो पुस्तक की विशेषताएं हम देखेंगे। इसमें सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, पहले खंड का जब आप जैसे ही अध्ययन शुरू करेंगे वैसे ही प्रत्येक व्याकरणिक इकाई का अध्ययन किया गया है। हिंदी में किस तरीके से ध्वनियाँ क्या हैं, उनकी व्याख्या कैसे होती है, उनसे शब्द रचना कैसे होती है, कैसे ध्वनियाँ शब्द बनती हैं और फिर शब्दों से किस प्रकार से वाक्य बनती हैं, शब्दों का यौगिक मेल किस प्रकार से होता है, इस पर विस्तृत विचार किया गया है। इसके बाद भाषा का क्रमवार विशेषण, शब्दों के बाद फिर वाक्य, वाक्य के बाद फिर विचार और विचारों के बाद फिर भाषा, उससे संबंधित जितनी भी तत्व हैं उन सभी तत्वों का बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण किया गया है, जो सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और भाषा को समृद्ध बनाने के लिए किस तरीके से हमें अपना शब्द भंडार बढ़ाना चाहिए, ये बात भी स्पष्ट हो जाती है। अगली बात देखिए, व्याकरण को सरल और सुगम तरीके से समझाना। व्याकरण के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब भी हम उसे पढ़ने बैठते हैं तो वो हमारी समझ में नहीं आता है, क्योंकि कुछ पुस्तकों में बड़ा क्लिष्ट तरीके से उसकी व्याख्या की जाती है। लेकिन इस पुस्तक की विशेषता ये है कि इन्होंने बहुत ही सरल तरीके से समझाया है कि ध्वनियाँ क्या हैं, वाक्य क्या हैं, शब्द रचना कैसे होती है, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, अवयव क्या है, यौगिक क्या है, इन सारी चीज़ों को बहुत सरल तरीके से समझाया गया है, जिससे कि बहुत ही पाठक को आसानी से समझ में आ जाता है। और ये सुगम तरीका है। सुगम का मतलब है कि वो विषय वस्तु किस तरीके से आगे बढ़ती है, तो बहुत ही आसानी से आगे बढ़ती है, हमारी समझ में आ जाती है। अगली बात देखिए कि व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है
कि पहले उसकी व्याख्या की जाती है, परिभाषा की जाती है, फिर उदाहरण के द्वारा उसको समझाया जाता है। तो इस पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सरल उदाहरण दिए गए हैं जो कि जो शिक्षार्थी है उसकी आसानी से समझ में आ जाए, और इसी के कारण से पुस्तक में ग्राह्य शैली का विकास हो गया है, यानी उसकी जो शैली है वो गहन करने की दृष्टि से बहुत आसान है। अगली बात है शब्द निर्माण के सभी कारकों का उचित प्रस्तुतिकरण। शब्दों की रचना कैसे होती है? संधि क्या है, समास क्या है, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, यौगिक क्या है, इन जिनसे कि शब्द रचना होती है, पदबंध क्या है, इन सारी तत्वों का बहुत ही अच्छी तरीके से विश्लेषण किया गया है। अब इसके बाद उन शब्दों की विशेषता क्या है, उनके गुण क्या है, उसे समझाने के लिए लेखक ने बहुत अच्छी तरीके से संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, वाक्य क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के वाक्य होते हैं, कर्तृवाक्य क्या है, कर्म वाक्य क्या है, वाच्य क्या है, इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करवाया गया है। और खास तौर से अगर हम देखें तो पदबंध का मतलब शब्दों का एक छोटा समूह है, जो कुछ पदबंध मिलकर के क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, कुछ वाक्य मिलकर के विचार बनते हैं, और जब विचार विस्तृत रूप में जुड़ जाते हैं तो भाषा बनती है। तो पूरा क्रम समझाया गया है, ध्वनि, शब्द, पदबंध, वाक्य, विचार, भाषा, पूरा क्रमवार तरीके से अच्छी तरह वर्णन किया गया है। और जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और जुड़ जाती हैं, जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, वे भी जुड़ जाती हैं, और इनसे भाषा में क्या पैदा हो जाता है, आकर्षण पैदा हो जाता है। इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। अब अगली विशेषता के रूप में अगर हम देखें तो हम दूसरे खंड को उठाते हैं। दूसरे खंड में लेखन कला के विकास पर जोर दिया गया है कि जब हमने व्याकरण सीख लिया, जब हमने वाक्य बनाना सीख लिया, हमने विचारों को संग्रहित करना सीख लिया, इसका मतलब है हमने भाषा अध्ययन का एक पार्ट पूरा कर लिया है। अब हमें कैसे पता चले कि हमारा भाषा अध्ययन समुचित प्रकार का हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेखन कला विकसित करनी पड़ेगी। तो दूसरे खंड में लेखक ने लेखन कला के विकास के लिए जोर दिया है। अब उसमें किन चीज़ों को बताया है, तार कैसे भेजती हैं, टेलीग्राम कैसे भेजा जाता है, कैसे लिखा जाता है, पत्र कैसे लिखी जाती हैं बताया गया है, डायरी लेखन, डायरी कैसे लिखी जाए, उसकी शुरुआत कैसे की जाए, उसकी मध्य की विषय वस्तु क्या हो, अंत में उसमें क्या जोड़ा जाए, किस तरीके से उसमें भावात्मक पैदा हो, किस तरीके से सृजनात्मकता मजबूत हो, और किस तरीके से वो पाठकों के लिए ग्राह्य बनाई जा सके। इसके बाद अनुच्छेद लेखन, जो कि प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और निबंध लेखन, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं का अभिन्न अंग है। सिविल सर्विसेज में तो खास तौर से निबंध का एक प्रश्न पत्र होता है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण विषयों पर निबंध लिखने पड़ते हैं। तो निबंध में कलेवर कैसे तैयार करें, विषय वस्तु को कैसे संकलित करें, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कैसे करें, कॉन्क्लूजन में, निष्कर्ष में किन तथ्यों को जोड़ें, ये सारी की सारी चीज बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। तो और साथ ही इसमें क्या है, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए गए हैं, जिनको समझ करके हम नवीन विषय पर निबंध लेखन का अभ्यास कर सकते हैं। अगली बात देखिए, मैंने बताया ना, अभ्यास करवाने के लिए विशेष जोर दिया गया है। पहले लेखक ने कुछ पत्र के, अनुच्छेद के, निबंध के, डायरी के कुछ उदाहरण दिए हैं कि कैसे उसको लिखा जाए, और फिर उसमें बताया गया है कि अमुक विषय पर लिखकर देखिए, आपको लिखकर स्वयं देखना है, उसका मूल्यांकन करना है कि हम कितना सीख पा रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे खंड के अंदर जो कुछ आपने प्रथम खंड में व्याकरण में सीखा है, उससे द्वितीय खंड में आप अपनी लेखन कला का विकास कर पाते हैं, कितना कर पा रहे हैं, बार बार आपको अभ्यास करना है। और जब ये करेंगे तो
प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। आप एक अधिकारी बनते हैं तो नोट्स कैसे लगाएं, कैसे नोट लगाएं, आप कैसे पत्र लिखवाएं, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी, उसका विचार कैसे होगा, ये सारी की सारी चीज जो है इस खंड में समझाई गई है। अगला जो खंड है वो है साहित्यिक खंड। आज साहित्यिक खंड में क्या किया गया है? साहित्यिक खंड में ये किया गया है कि जो हम हिंदी भाषा का साहित्य पढ़ते हैं तो वो किसी न किसी लेखक की या कवि की सृजनात्मकता का परिणाम होता है। अब उसमें उसने जो लिखा है वो अपना एक उद्देश्य निर्धारित करके लिखा है। वो उद्देश्य आपके समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? उसमें क्या गुणात्मकता डाली गई है, क्या सृजनात्मकता का रास्ता अपनाया गया है, वो आपको पहचानना है। और वो किसके आधार पर पहचानना है? वो देखिए, आपको रस देखना है कि उस काव्य में या उस गद्य में रसात्मकता किस तरीके की है। यदि साहित्य में सृजन में रसात्मकता नहीं है तो उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होगी। छंद कौन से हैं? अगर काव्य है तो उसमें छंद कौन से हैं वो देखना होगा। फिर अलंकार। अलंकार क्या है? जिस तरीके से एक नारी गहने पहनती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है? उसकी प्रभावात्मकता बढ़ जाती है। उसी तरीके से साहित्य में जब भाषा से साहित्य सृजन किया जाता है तो उसमें अलंकारों से उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, उसकी रोचकता बढ़ जाती है, उसकी ग्राह्यता बढ़ जाती है। तो शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है, उनका एक विस्तृत वर्णन किया गया है, समझाया गया है। अलंकारों की पहचान कैसे करें, उनके उदाहरण क्या है, ये सारी बातें बताइए। इसके बाद अन्य साहित्यिक विधाएं। अन्य साहित्यिक विधाएं यात्रा वृतांत, नाटक, एकांकी, नाट्य राशिकाएं, धारावाहिक, ये सारी चीजें, लघु फिल्म, लघु कथा, लघु कविता, ये जो साहित्य की विधाएं हैं इनके बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। अगली बात है हिंदी साहित्य के इतिहास का संक्षिप्त तथा प्रभावी वर्णन। अब हिंदी का जो विकास हुआ है वो विकास विभिन्न कालों में अलग अलग तरीके से हुआ है। खासतौर से मध्यकाल में जब अमीर खुसरो साहब थे, मध्यकाल में सल्तनत काल था खासतौर से, और उस काल में हिंदी खड़ी बोली का विकास अमीर खुसरो साहब के द्वारा किया गया था। उनको खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। और उसके बाद जो विकास हुआ उसे वीरगाथा काल कहते हैं। वीरगाथा काल क्या था? उसके बाद फिर मध्यकाल आया तो भक्ति काल क्या था, फिर रीति काल कैसे बढ़ा, फिर आधुनिक काल में किस तरीके से विकास हुआ, उसके बाद फिर गद्य का कैसे विकास हुआ। गद्य में भी छायावाद, गद्य और पद्य में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रतीकवाद, ये जो पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन बहुत ही प्रभावी ढंग से बताया गया है कि उस काल में कौन कौन सी धाराएं थी, कौन कौन से साहित्यकार थे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। ये सारी की सारी बात इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। अगली बात अगर देखें तो पुस्तक में प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का विवेचन किया गया है। यानी ये ध्यान में रखा गया है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आधार बनाया गया है। पुस्तक के अंत में अगर देखें तो एक लंबी सूची दी गई है साहित्यकार और उनकी रचनाओं की। रचना और रचनाकार के नाम से एक लंबी सूची दी गई है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। पुस्तक कुल मिलाकर के गागर में सागर, कहने का मतलब है पुस्तक छोटी है लेकिन हिंदी भाषा का व्याकरण, उसकी लेखन कला और उसका साहित्यिक पक्ष बहुत अच्छी तरीके से
इसमें विश्लेषित किया गया है, जो पाठकों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, चाहे आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हों, पराय स्नातक स्तर के विद्यार्थी हों या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पुस्तक आपकी हिंदी को बहुत ही समृद्ध बना देगी। बहुत अच्छी तरीके से आप हिंदी समझ सकती हैं, पढ़ सकती हैं। तो पुस्तक कुल मिलाकर के गागर में सागर है, लेकिन मैं एक परामर्श देना चाहूँगा कि यद्यपि इस पुस्तक में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को शामिल किया गया है, बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन मेरा परामर्श है कि इसके कलेवर को थोड़ा और विस्तृत किया जा सकता था, क्योंकि विषय वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया गया है, लेकिन जो अध्ययन सामग्री दी गई है वो थोड़ी और बढ़ाई जा सकती है। हाँ, यद्यपि पुस्तक थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इसके कलेवर को बढ़ाया जा सकता है, ये मेरा सुझाव है। तो इस तरीके से इस पुस्तक का विवेचन किया गया, जिसमें आपको बताया गया कि कौन कौन सी खास बातें हैं। ये पुस्तक बहुत ही श्रेष्ठ है। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अध्ययन इसी प्रकार से करते रहिए, ताकि आपको जीवन में वांछित सफलता मिल सके। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय। हार्दिक आभार।